हेलो दोस्तों, वेलकम टू टारगेट विद मुकेश। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे, मस्त, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं एनसीईआरटी करवा रहा हूँ, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीएससी की कर रहे हो, सीटेट स्टेट, यानी कि सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज आज पार्ट 2 है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक तुषार नाम का लड़का होता है जो कि यात्रा करता है, रेल यात्रा करता है। तो आइए समझते हैं। कह रहा है कि तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिली, यानी कि वो जो तुषार था वह दिल्ली से चेन्नई जा रहा था एक दोस्त की शादी में। और रेल में उसे कौन सी सीट मिल गई, तो उसे खिड़की की तरफ वाली विंडो वाली सीट मिली, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज रेलगाड़ी दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे और छूटते जा रहे थे। तभी चाचा उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू की थी। यानी कि उसके चाचा ने कहा तुषार से कि आपको पता है कि 150 वर्ष पहले लोगों ने रेल की यात्रा करना शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थीं, तो क्या वे यात्रा नहीं कर पाते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक जगह पर ही बिता दिया करते थे? यानी कि तुषार सोचने लगा कि जब इससे पहले, जब आने जाने के लिए तेज़ संसाधन नहीं थे, तो वे लोग क्या करते थे? एक ही जगह रहते थे या एक ही जगह जीवन यापन कर देते थे? तो यह तुषार सोच रहा है, तुषार सोचने लगा। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? आरंभिक मानव आखिर वो इधर उधर क्यों घूमते थे? तो आइए समझते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें अखेटक संग्राहक के नाम से भी जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से भी पुकारा जाता है। आम तौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फूल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। यानी कि जो कितने वर्ष पहले आए थे? लगभग 20 लाख पहले, 20 लाख साल पहले आए थे। उन लोगों के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। अखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। वे करने ऐसा करने के कई कारण थे, यानी कि उनका ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। यानी कि दोस्तों, जब वे व्यक्ति एक ही स्थान पर रहते थे, तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें थीं वो तो खा के वो लोग समाप्त कर देते थे। तो जब उनके पास खाने के लिए कोई पदार्थ नहीं बचता था, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते थे। आसपास के पौधे समाप्त कर देते थे, इसलिए वह भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते होंगे। ये कारण रहा होगा। उसके बाद में तीसरा कारण यह था कि पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे। यानी कि जैसे कि वो किसी स्थान पे रहते हैं, मान लीजिए इस स्थान पे वो रहते हैं, तो दोस्तों कभी कभी होता है ना कि जो आपने देखा होगा कि ऋतु के हिसाब से या फिर मानसून के हिसाब से पेड़ पौधे, जैसे कहीं पे कोई पेड़ है तो कहीं पे मानसून के हिसाब से गर्मी में
किसी पेड़ में फल फूल आते हैं तो किसी में सर्दी में फल फूल आते हैं, तो इस कारण भी इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता था। यानी कि जैसे गर्मी में इस स्थान पे वो रहे तो यहाँ का उन्होंने लुत्फ़ उठाया, यहाँ के पेड़ पौधों का लुत्फ़ उठाया, और लेकिन जब ठंडी आ गई तो यहाँ ये सब पतझड़ हो गया तो ये दूसरे स्थान पे चले गए और दूसरे स्थान पे इनको अच्छा मतलब अच्छा वहाँ पे इनको पेड़ पौधे वाले फल फूल सब प्राप्त हुए, इसलिए एक जगह से दूसरे स्थान पे चले जाया करते थे। फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवन रहना संभव नहीं होता है, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलें का पानी कभी कभी सूखता है, हाँ बिल्कुल सूखता है, सभी नदियाँ सर्वानीर यानी कि सदा नीर वाली नहीं होती हैं। तो कुछ झीलों और नदियों में बारिश के बाद ही मिल पाता है पानी, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ये भी बात सही है, ये भी बात बिल्कुल सही है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातात्विक विदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उनका उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। आपको ये तीनों फैक्ट याद रखने हैं, किस किस चीज़ के पत्थर के औजार बनाए, तो पत्थरों के औजार बनाए, लकड़ियों के और हड्डियों के। और आज भी किस चीज़ के औजार रखे हुए हैं, तो पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों तथा और मांस को काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के इकट्ठे मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ के जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए किया जाता था। क्या क्या? यानी कि झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए लकड़ियों का उपयोग किया जाता था। आप ये देख सकते हैं किस प्रकार के औजार बनाए जाते थे। ये देख सकते हैं पत्थरों के औजार। बाएं जो है इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। जो ये है दोस्तों, इस पत्थर को किस उपयोग में लिया जाता था, तो जो जड़ें होती थी, पेड़ की जड़ें, इसको खोदने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। जानवरों की खाल से बने वस्त्रों और सिलने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। यानी कि सिलाई करने के लिए ये नोकदार जो था दोस्तों, तो नोक से छेद करके उसमें धागे से सिलाई की जाती थी। कपड़े या फिर खाल में सिलाई करते थे ये लोग। जैसे रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 में आपको दिखाएगा कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरातात्विक हैं जहाँ पर अखेटक खाद्य संग्रहों के होने के प्रमाण मिलते हैं। इनके अलावा भी और कई स्थान हैं अखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ ऐसे गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। कई पुरातात्विक नदियाँ और झीलों के किनारे पाए गए। मैं छोटा कर देता हूँ मानचित्र को, जिससे कि पूरा मानचित्र आपको दिखे। अब इस मानचित्र में आप देखेंगे कि ये जो बुर्ज होम नामक जगह है, ये बहुत फेमस जगह है और यहाँ पे कई पुरातात्विक पुरानी चीज़ें भी खोजी गई हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। भीमबेटका की जो गुफा है, ये भीमबेटका की गुफा आपके एमपी में पड़ती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि भीमबेटका की गुफा कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में है। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के बीच में कौन सी पहाड़ी मैंने बताया था, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ताप्ती और
ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच में कौन सी पहाड़ी है। और दोस्तों ये दोनों नदियाँ कहाँ गिरती हैं, तो अरब सागर में गिरती हैं, ये भी याद रखना है आपको। कृष्णा नदी ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आप गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को तो जानते ही हैं, ये भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। कोलकाता के पास आप जानते हैं कि गंगा नदी 2 पार्ट में विभाजित हो जाती है, 2 पार्ट में, एक तरफ हुगली और एक तरफ गंगा नदी के नाम से, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में विभाजित हो जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कुनूल गुफाएं हैं, कुनूल गुफाएं, कुनूल गुफाएं। मेहरगढ़ दोस्तों, तो मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, ये भारत में नहीं है। तो आपको याद रखना कि मेहरगढ़ की भीमबेटका दोस्तों आधुनिक मध्य प्रदेश, आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कदराएं मिली हैं, यानी कि गुफाएं व कदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं में राहत मिलती थी, यानी कि बारिश और धूप में जब अधिक धूप और अधिक बारिश होती थी या अधिक हवा चलती थी तो उन्हें इस गुफा में राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी घाटी के पास है, नर्मदा नदी घाटी के पास है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, तो नर्मदा नदी को कहते हैं। और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना है अगर आपसे पूछा जाए तो भी नर्मदा नदी पर ही बना है, मध्य प्रदेश में, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां उन्हें अच्छे पत्थर मिल सकें। शैली चित्रा, इसमें क्या पता, तो इसमें यही पता चल रहा है कि दोस्तों ये हिरण है, ये भाग रहा है और ये जो मानव है, आदिमानव है, तो ये पत्थर लेकर के, यानी कि पत्थर से हमला करने के लिए इसके पीछे से भाग रहा है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिलते हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, सजीव चित्रण किया गया है जंगली गुफाओं का। ये आप देख सकते हैं, ये जंगली गुफाएं हैं। ये कौन सी गुफाएं हैं, तो जंगली गुफाएं हैं, जंगली गुफाएं हैं। नेक्स्ट है पुरा स्थल। पुरा स्थल किसे कहते हैं, आपको अगर थ्योरी बेस में लिखने को आ जाए तो कैसे लिखेंगे, उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। यानी कि जहाँ पे औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको आगे भी बताया जाएगा। अब यहाँ पे आ गया आग की खोज। आग की खोज, तो आग की खोज आपको पता है कि आग की खोज कब की गई थी। कुनूल गुफा ढूंढो, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भुनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, उसके बाद में है नाम और तिथियां। हम जिस काल में रहते हैं या जिस काल के बारे में पढ़ते हैं, पुरातात्विक विदों ने उसके बड़े बड़े नाम रखे हैं। जैसे कि आरंभिक काल वे पुरा पाषाण काल कहते थे, यानी कि जो आरंभिक काल था उसे क्या कहा जाता था, तो पुरा पाषाण काल कहा जाता था। या 2 शब्द यानी पुरा यानी प्राचीन और पोषण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले यानी कि 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है।
इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन से काल को? तो पूरा पाषाण काल को। आपको याद रखना है कि पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 3 भागों में। कौन कौन से? आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। युग इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। तो ये तीनों काल आपको याद रखने हैं कि आरंभिक पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण और औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ कहते थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि माइक्रोलिथ किसे कहते थे? तो माइक्रोलिथ जो औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे उन्हें माइक्रोलिथ कहते थे, यानी लघु पाषाण काल कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ ही पूरा पाषाण काल युग वाले लोग औजार भी इस दौरान बनाया करते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण काल कहा जाता है। इसका मतलब क्या था? नवपाषाण का मतलब क्या मतलब होता होगा? तो आइए देखते हैं। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उनका नाम का उपयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। नेक्स्ट है बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहा करते थे, यानी कि जो घास खा के जिंदा रह सकते थे। दोस्तों, जैसे बहुत अधिक गर्मी होने लगी तो वहाँ के पेड़ पौधे सूख जाते हैं ना, तो इसलिए ऐसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतें और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। तो कौन से काल की बात हो रही है? ये नवपाषाण काल की बात हो रही है। नवपाषाण काल की बात हो रही है। नेक्स्ट है खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो खेती और पशुपालन की शुरुआत भी नवपाषाण काल में ही हुई थी। आइए देखते हैं। इसी दौरान उप महाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं और जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वह कौन था? कुत्ते थे। यानी कि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले आदि मानव ने किसे पालतू बनाया था या किस जानवर को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को। सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। आपको याद रखना है, कई बार ये पूछा भी गया है एग्जाम में कि सबसे पहले कुत्ते को बनाया था। और फसल कौन सी उगाई थी? तो गेहूं, जौ।
गेहूँ और जौ इन्होंने बनाया था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? सबसे पहले कुत्तों को ही क्यों पालतू बनाया गया? नेक्स्ट है घरेलूकरण की प्रक्रिया। घरेलूकरण की प्रक्रिया लोगों द्वारा पौधे उगने और जानवरों को देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधों तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों या जानवरों से भिन्न होते हैं। इनकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पौधे हों, साथ ही जिनकी मजबूत डाली अनाज के पके दानों और भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर उन्हें उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। यानी कि वो लोग अच्छे किस्म के पौधों को या अच्छे किस्म के अनाजों को संभाल के रखते थे ताकि उन्हें रिसाइकिल कर सकें, यानी कि फिर से उनको बो सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवरों तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कुछ कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में ये आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। तो आपको याद रखना है सबसे प्राचीन फसलें कौन सी हैं पूछा जाएगा तो गेहूँ और जौ। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद अगर पूछे तो भेड़ और बकरी। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। ये थोड़ा पार्ट बड़ा है तो इसलिए इसका सेकंड पार्ट मैं कल करा दूंगा। तो कैसा लगा वीडियो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे।